लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी के बारे में पूरी की पूरी कंप्लीट बातें कर ली थी और वर्नर्स जी ने फाइनली आपको बता दिया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट की बातें आपको ध्यान में रखनी है, लाइक प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी है तो वो आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी है तो वो नॉन आयनाइजेबल है। क्यों कोई चीज़ आयनाइजेबल है, क्यों कोई चीज़ नॉन आयनाइजेबल है, वो भी उन्होंने बताया। कोई चीज़ अगर नॉन आयनाइजेबल है वो इसलिए नॉन आयनाइजेबल है क्योंकि वो लोन पेयर दे के बैठा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो डिसोसिएट होना नहीं चाहता है। तो इसी के बेसिस पे हमने उनसे ये बात पूछ ली। तो आपको मेजरली क्या फ़र्क समझ में आया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में? भाई क्योंकि पढ़ाई तो वो डबल सॉल्ट को लेके कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं चीज़ों के मिक्सचर को लेके पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा या हमें कंक्लूजन मिल जाएगा। बट क्योंकि डबल सॉल्ट तो मिला नहीं, उल्टा और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ उन्हें मिल गई वहाँ पे, तो दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के पीछे उन्होंने हमसे कारण पूछा कि है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का अंतर क्या है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखो पहले डबल सॉल्ट के बारे में, कोई फालतू की डेफिनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल समझने वाली बात है ताकि पेपर में खुद से भी डेफिनेशन बना सके। तो अगर हम लोग बात करते हैं डबल सॉल्ट की, ठीक है ना, तो देखो भाई अगर हम बात करते हैं आपके पास डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट में होता क्या है। उसने बोला एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर आप इसको समझने की कोशिश करना। डबल सॉल्ट क्या कहता है, एक हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज योर मोर सॉल्ट, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, मोर सॉल्ट है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अपने स्कूल में टाइट्रेशन में इसका नाम सुना होगा, ठीक है ना। टाइट्रेशन दो बेसिक सॉल्ट को लेकर की जाती है, एक ऑक्सैलिक एसिड और दूसरा है मोर सॉल्ट। मेरे ख्याल से दोनों आप लोगों ने अपने स्कूल में परफॉर्म कर ली होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं मोर सॉल्ट की, तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चे? देखो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है आपके पास FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये किसका फॉर्मूला है? आपके मोर सॉल्ट का फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा दो चीज़ें हैं यहाँ पे, Fe के साथ ये वाला SO4 है, NH4 के साथ ये वाला SO4 है। दैट मीन ये दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इनको खासकर डबल सॉल्ट कहा जाता है। पर फर्क ये नहीं है, फर्क ये था हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में अंतर देख रहे हैं। वो अलग बात है भाई, आप लिखने को चाहो तो अभी डब्बे में लिख दोगे, बोलोगे भैया ये रहा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और ये डबल सॉल्ट, देखने में ही अलग है। देखने में अलग नहीं है, देखने में अलग तो किया गया है, याद है ना। कल तक तो ये भी ऐसे लिखा था COCl3.6NH3 लिखा था, नहीं लिखा था, पर क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसी बातें लगी कि हमें इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलना पड़ा, तो उसी हिसाब से उसने बोला कि डबल सॉल्ट में ऐसा क्या है। तो पहली बात तो ये है, उसने बोला डबल सॉल्ट जो है ना, याद रखना सारी की सारी स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में जुड़ा होता है। डबल सॉल्ट जो है आपके पास एक स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से जुड़ा हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे सारी की सारी चीज़ परफेक्ट रेशियो में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कम ज़्यादा है और वो उसी हिसाब से डबल सॉल्ट बन गया, या मैं अपनी मर्जी से अपना कोई एग्जांपल मान रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। बात ये कही गई है कि यहाँ पे जो चीज़ें का जुड़ना है वो परफेक्ट रेशियो में है, जिसको जितना चार्ज चाहिए उसको उतना चार्ज दिया भी गया है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा या फालतू नहीं है, तो एक स्टोइशियोमेट्रिक तरीके से जुड़ती है। तो मतलब मनगढ़ंत एग्जाम्पल नहीं है। दूसरी बात उसने बोला डबल सॉल्ट की जो सबसे मेन बात है ना, दे लूजेज their identity upon hydrolysis। सबसे मेन बात यही है। हमने क्या बोला, upon hydrolysis they loses their identity। मतलब पानी के अंदर डालते ही, जैसे ही मैं इसको पानी से रिएक्ट करने के लिए भेजूंगा, तो पानी में जाते ही ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। अब ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का मतलब क्या है? अपनी आइडेंटिटी को लूज करने का मतलब यह है दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस they dissociates completely। मैं ये नहीं भी कह रहा हूं कि आपके पास ये रह जाएगा वो रह जाएगा, मैंने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली, पूरी प्रकार से, पूरी तरीके से टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीट इनटू आयंस। किस में? आयंस में। आ रही है बात समझ में? तो जब ये आयंस में टूट जाएगा तो इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कहां से करी? लूज इसलिए करी क्योंकि आपके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? सॉल्ट। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सॉल्ट, क्लास 11th के 10th में पढ़ा होगा सॉल्ट। तो आपके पास क्या होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है ना, जिसको हम आयनिक सॉलिड्स भी कहते हैं। क्लास 11th में फॉर्मूला मास भी हमने आयनिक सॉलिड को मान के पढ़ा था, NaCl को। तो वही कह रहा है क्योंकि ये एक प्रकार का आयनिक सॉलिड है। जब आयनिक सॉलिड आयंस में टूटेगा तो आपको पता है आयंस के पीछे क्या लगाते हैं हम लोग? एक्वस,
ठीक है ना, वो तो एक्वस मीडियम का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कोई चीज़ सॉलिड से एक्वस मीडियम में जा रही है तो उसने तो अपनी प्रॉपर्टी बदल दी ना, और जो अपनी प्रॉपर्टी बदल देता है वो क्या होते हैं आपके पास, आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। और आइडेंटिटी लूज करी कैसे, पानी की वजह से। यही खासियत है आपके डबल सॉल्ट के अंदर, दैट दे डिसोसिएट कंप्लीटली अपॉन हाइड्रोलिसिस एंड लूजेस देयर आइडेंटिटी। वो पानी के अंदर जाके पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो इस एग्जाम्पल को दिखाता हूँ क्या हुआ होगा इसके साथ। आपके साथ FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O जब यहाँ पे था, आपने इसको हाइड्रोलिसिस करने के लिए पानी के अंदर डाला। जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला, आपके पास Fe टूट गया अपने Fe+2 में, ठीक है ना। NH4 के ऊपर +1 का चार्ज है और कितने है Fe यहाँ पे 2 है, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मोल्स ऑफ NH4 विद अ पॉजिटिव चार्ज। SO4 कितने हैं, 1 और 1 2, और एक SO4 के ऊपर होता है -2 का चार्ज, यहाँ पे कितने हो गए 2 मोल्स ऑफ SO4 की पावर -2। और कौन बचा, पानी। पानी यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है आयरन भी अलग हो गया, सल्फेट भी अलग हो गया, SO4 भी अलग हो गया आपके पास, NH4 भी आपके साथ अलग हो गया, पर पानी में मैंने एज इट इज लिख दिया। भाई पानी के अंदर पानी टूटेगा क्यों, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है ना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हम बोलते थे। पानी तो वहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में बैठ जाएगा, ठीक है ना, क्रिस्टल बना देगा, मिल जाएगा उसके साथ। पानी के अंदर पानी कब से टूटने लग गया भाई, आ रही है बात समझ में। तो पानी को मत देखो यहाँ पे, पानी तो उसके अंदर ही आपके पास मिलावट में चला जाएगा। पर आप ये चीज़ देखो ना, Fe NH4 SO4 सब अलग हो गए। तो जो चीज़ पानी के अंदर जाते ही डिसोसिएट हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है कि मैं ऐसे हुआ करता था, ऐसी ही चीज़ों को हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। एक और NCERT का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज़ योर कार्नालाइट, ठीक है ना, दैट इज़ योर कार्नालाइट, ठीक है ना। डबल LB है या सिंगल LB लिख लो, कार्नालाइट LIT। तो कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, KCl.MgCl2.6H2O, ठीक है। अगेन आपको दिख रहा होगा, देखो एक सॉल्ट गिरा, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जिसको किसने घेर रखा है, पानी ने। आपने ये पढ़ा होगा 11th में इक्विलिब्रियम के अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का थर्मोडायनेमिक्स में भी हल्का फुल्का इसके बारे में बता दिया जाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, जिसमें पानी घेरता है सामने वाले को, ठीक है ना। वहाँ पे आपको हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन के बीच में अंतर भी बताया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पानी इनको स्टेबल करता है, ठीक है ना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, घेर के बैठ जाता है, सो दैट इनको स्टेबिलिटी मिल जाए। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देने के लिए आपके पास डबल सॉल्ट था। हमने कहा पानी के अंदर जब डाला इसको, तो पानी के अंदर डालते ही ये लोग टूट गए एकदम से। कैसे टूट गए, K तो टूट गया K पॉजिटिव में, Cl टूट गया Cl नेगेटिव में, पर Cl कितने यहाँ पे 1 और 2 3, तो 3 Cl नेगेटिव आपके बाहर निकल गए। Mg टूट गया आपके पास Mg+2 में, अब बाकी पानी तो बाहर निकल ही गया भाई, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में चल जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है। तो आपको दिख रहा है डबल सॉल्ट तो पानी के अंदर जाते ही बिना कुछ सोचे समझे एकदम से डिसोसिएट कर दे रहा है और एकदम से अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है। पर वर्नर जी कहते हैं कि अब ट्राई करते हैं यही बात किसके साथ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ, क्योंकि अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो साफ बना कर देता है कि मुझे जो लोन पेयर दे रहा है मैं उस पर हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। दैट मीन सेकेंडरी वैलेंसी तो भूल जाओ कि आप मेरी छेड़ सकते हो, आप मेरी सिर्फ क्या चीज़ से लेना देना कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी से। तो उसने बोला कि देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ठीक है ना, एग्जाम्पल में हमने ले रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है तो इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का सबसे फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, K4FeCN6, सबसे मेजर और सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है, यहीं से आपको IUPAC सिखाई जाएगी, यहीं से आपके पास हर क्वेश्चन में VBT सिखाई जाएगी। तो बेसिक एग्जाम्पल है आपके पास। तो जब मैंने इस एग्जाम्पल को रिएक्शन में डिसोसिएट करने के लिए भेजा तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से थी, K4FeCN6 को जैसे ही हमने पानी में डाला, पानी में डालते ही 4K पॉजिटिव तो बाहर निकल गया और अंदर क्या रह गया, FeCN6 वैसी का वैसी रहा और ऊपर आ गया -4 का चार्ज। कितने का आ गया, -4 का चार्ज आ गया। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत। तो देखने में तो यहाँ पे भी यही लग रहा है कि ये तो भैया डिसोसिएट हो गए भाई, देखने में तो यहाँ पे भी क्या लग रहा है कि ये चीज़ें तो टूट तो गई कैटायन और एनायन में। मैंने कहा कैटायन और एनायन में नहीं, यहाँ पे देखो तो क्या लिखा था, डिसोसिएट कंप्लीटली। वो चीज़ हर प्रकार से हर तरीके से डिसोसिएट हो जाती है। यहाँ पे आपके Fe और Cn को अलग कहाँ किया आपने, ये कंप्लीट डिसोसिएशन थोड़ी ना हुआ, ये तो आपने बस बाहर की चीज़ों को छोड़ दिया तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन कह रहे हो। और अब आप इमेजिन कर सकते हो ये बाहर की चीज़ नहीं होगी, ये तो वो है जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था, वो तो उल्टा की सेकेंडरी वैलेंसी है। अगर मैं इसको लिखने लगूँ तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा मुझे कि Fe के पास 4 पोटेशियम थे और 6 साइनाइड आयन थे,
आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? पर हमें क्या बताता कि साइनाइड यहाँ पर क्या बन जाएगा, लोन पेयर डोनर बन जाएगा, और लोन पेयर डोनर बन के क्या करेगा, अपने आप को जाने नहीं देगा, और पोटेशियम क्या बन जाएगा बेचारा वहाँ पे, काउंटर आयन, और काउंटर आयन बन के क्या करना पड़ेगा उसे, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की हमारे पास बात ये बन गई, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते ही नहीं है, ठीक है ना। इवन किसी रिएक्शन में तो ये आपको डिसोसिएट करते हुए नजर भी नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मान लो मैंने ले लिया NiCO होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपके पास एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, मतलब चार्ज नहीं है इसके ऊपर कोई। अब मैंने इसको पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डालते ही क्या होगा, ये डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा। पर बीइंग अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें तो सेकेंडरी वैलेंसी से बनती है जो कि टूटती ही नहीं है, तो आपको एज इट इज वापस क्या मिल जाएगा, NiCO होल 4। तो देखो आपको तो ऐसा लगेगा रिएक्शन हुई नहीं, जो इस बार प्राइमरी वैलेंसी वाले लोग थे जो चले जाते थे बाहर रिएक्शन का लेन देन करने के लिए, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, और जब वो वही लोग नहीं हैं तो आपको आयंस कहाँ मिलेंगे। ये रिएक्शन तो ऐसा लगेगा पानी के अंदर कुछ करके ही नहीं आई है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीटली डिसोसिएट होती ही नहीं है, और कभी कभी डिसोसिएट भी नहीं होती, एंड डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी भी लूज नहीं करती है। समझ में आई बात? खुद बताओ, मेन बंदा तो ये देखो अंदर वाले थे जो सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स, तो इसी वजह से बने, क्योंकि पहली बार लोगों को पता लगा कि भाई चीज़ें टूटती नहीं है, लोन पेयर दे दो तो आप उसके सगे बन जाओगे, आपको कोई हटा ही नहीं सकता वहाँ से। तो ये वाली आइडेंटिटी उसने लूज कहाँ करी, अभी भी पढ़ने को मिल रही है, यहाँ पे भी पढ़ने को मिल रही है, ये तो काउंटर आयन है, तो जाएगा बाहर। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस लिखना जरूरी है क्योंकि रिएक्शन पानी के प्रेजेंस में होती है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस डू नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी, इवन दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, और समटाइम्स दे डू नॉट डिसोसिएट्स। उसने क्या बोला, कभी कभार वो पूरी, मतलब कभी कभी, वैसे तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट होते ही नहीं है, और कभी कभी तो आपको डिसोसिएट होते हुए नजर भी नहीं आएंगे, डिसोसिएट होते हुए नजर भी नहीं आएंगे, और कभी कभार डिसोसिएट हो भी जाएंगे, पर पूरी तरीके से नहीं। समझ में आई बात, द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड योर डबल सॉल्ट? कोई दिक्कत? अब हम फाइनली क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जिसमें आपको वर्नर जी ने जो कल एक फॉर्मूला बना के आपको सिखाया था, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था कि एक फॉर्मूले का रूप दिया था उन्होंने, उस फॉर्मूले के अंदर उन्होंने जो चीज़ें रखी है उसको क्या मान के, क्या सोच के, किस हिसाब से रखी है, आज आपको उस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, सो दैट आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कवर हो जाए। क्योंकि उसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनकी नेमिंग भी करी गई है, और उनकी जब नेमिंग करी गई है तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर नेमिंग के अंदर काउंटर आयन बोला है तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोला है तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बोला है तो वो क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर कवरिंग इज योर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है भाई, आई बात समझ में?